आइए नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश खिदमत है एक नई कहानी, एक नई दिन। यकरंगा। अम्मी न जाने कहाँ रह गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं। फाका के घड़ी देख कर सहन में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। बस सब्जी और कुछ दूसरी चीज़ें ही तो लेती थी। इतवार बाजार से 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, पहले तो कभी इतनी देर नहीं की। फाका दाखिली दरवाजे खोलकर गली में झाँक आई। मेरी तबीयत खराब न होती तो मैं हमेशा की तरह साथ ही चली जाती। आज गर्मी भी बहुत है। इसने दोबारा घड़ी की तरफ नज़र डाली। मोबाइल वो साथ लेकर नहीं गई थी और अब फाका का मारे परेशानी का बुरा हाल था। आधा घंटा मज़ीद इसी परेशानी में गुजार कर बैरूनी दरवाजे पर नामानुस दस्तक सुनकर फाका मज़ीद घबरा गई। दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। कौन है? कुंडी खोलते खोलते रुक गई। मैं हूँ फाका, दरवाज़ा खोलो। अम्मी की निढाल सी आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और फिर अम्मी के साथ एक अजनबी को देखकर झुक सी गई। अम्मी का सारा सामान उसी अजनबी के दाएं हाथ में था और बाएं हाथ से उसने उनका बाजू थाम रखा था। अब अंदर तो आने दो, रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो गई हो? अम्मी की आवाज़ सुनकर वो फौरन एक तरफ हो गई। जाओ शरबत बना कर लाओ। अम्मी ने इसे किचन में जाने की तरफ दौड़ाया। तुम बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? नाम क्या है तुम्हारा? अम्मी ने इस अजनबी को देखकर बरामदे में रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद चारपाई पर बैठ गई। मोइन, अब आपको कैसा महसूस कर रही हैं? वो फिक्रमंद सा पूछ रहा था। बेहतर हूँ बेटा। अम्मी की आवाज़ अब भी थकी सी थी। क्या हुआ आपको अम्मी? फाके शरबत का जग और गिलास टिरे में रख कर लाई। जब उसने दोनों की बात सुनी, लहजे से परेशानी झलकती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ज़रा चक्कर आ गया था तो इस बच्चे ने सहारा दिया और फिर घर तक छोड़ने चला आया। अल्लाह इसका भला करे। उन्होंने हत्तुल इम्कान इस लहजे को सरसरी रखा। कहाँ रहते हो बेटा? खाला जी, गाँव का रहने वाला हूँ। यहाँ शहर में नौकरी करता हूँ, किराए के घर में रहता हूँ। आजकल किसी मुनासिब घर की तलाश में हूँ। अभी मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो मेरी ज़रूरत से बड़ा है और इसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल मैं किसी छोटे और निस्बतन सस्ते घर की तलाश में हूँ। मोइन ने मुस्कुरा कर तफसील बताई। आपका घर में और कौन कौन है? मोइन ने पूछा। बस मैं और मेरी ये बेटी फाका। इसके अब्बा का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। बस अल्लाह का शुक्र है, सर छुपाने को ये 3 मरले का घर है। इसके अब्बा की पेंशन आती है और ऊपर वाली मंजिल का किराया मिला जुला कर हम माँ बेटी का अच्छा गुजारा हो जाता है। अम्मी ने मोइन को गैर ज़रूरी तफसील बता दी। फाका को बुरा लगा। हमारे किराएदार अगले महीने घर खाली कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। अम्मी को मोइन बहुत पसंद आया था। अब मुझे अपना नंबर दे दें, मैं राब्ता कर लूँगा। मुझे वाकई घर की ज़रूरत है। इस छोटी सी नेकी के ओर मेरा इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा, मैंने बिल्कुल सोचा ना था। किराए के घर में के बारे में पूछने पर जो किराया मोइन को बताया गया वो उसकी पिछले घर के मुकाबले में आधा था। मोइन खुश हो गया। आप तो ऐसे अकेले आदमियों को मकान किराए पर नहीं देती थी, अब क्यों दे रही हैं? और क्या ज़रूरत थी इस अजनबी को सारी तफसीलियात बताने की? मोइन के जाने के बाद फाका माँ की सर हुई। तुम चुप करो, मैंने कुछ सोच कर ही ये सब कहा है। अम्मी ने से घर का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। चंद दिन बाद मोइन साजो सामान से मधुपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गया था। जल्दी वो इन दोनों माँ बेटी का एतबार हासिल कर चुका था और इनके बाहर के कामों की जिम्मेदारी उठा ली थी।
میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر اسے رہنے کی اجازت دی ہے۔ پکی نوکری ہے معین کی، پڑھا لکھا ہے، گاؤں میں زمینیں بھی ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ابھی۔ مجھے وہ تمہارے لیے بڑا مناسب لگا ہے، اس لیے میں اس کے گھر کے تک رسائی دی ہے۔ امی، ہاں تم کہیں کی شہزادی ہو، نہ مالدار ہیں، نہ تمہارے کوئی اچھا رشتہ آ سکے۔ تک تعلیم ہے تمہاری، لے دے کے یہ محلے والے یا وہ زکریا کی ماں منہ اٹھا کر آ جاتی ہے رشتے کے لیے، جیسے جانتی نہیں کہ نہ کہ میں ہمارے مکان کا لالچ ہے سب کو۔ مگر میں بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ ابھی بات امی کی منہ میں ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر زکریا اندر داخل ہوا۔ لو جی آ گیا پھر۔ وہ فاقہ سے زیادہ اس کی ماں کو برا لگتا تھا۔ زکریا کی شخصیت عام سی تھی۔ FSC کے بعد ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر کے یہاں شہر میں اپنی گاڑیوں کی ورکشاپ چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا چلتا کاروبار تھا اس کی، مگر طبیعت میں سادگی اور وسیع تھی۔ اس کی ماں بھی اتنی سادہ تھی اور گاؤں میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار شہر آ جاتی تو فاقہ کی ماں کے پیچھے لے لیتی۔ ہر دفعہ انکار کے باوجود دل برداشتہ نہیں ہوتی تھی۔ خالہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، میرے حال چال کو کیا ہونا تھا؟ میں بڑی مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں۔ زکریا نے ہمیشہ کی طرح آ کر پوچھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں منگوانا، ہمارے کاموں کی فکر مت کیا کرو۔ رک کے لہجے کے جواب میں زکریا خاموشی سے پلٹ گیا۔ جب سے فاقہ کو اپنی امی کے ارادوں کی خبر ہوئی تھی، وہ بن سنور کر معین کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ اب معین کا کھانا پینا نیچے ہونے لگا تھا، کپڑے بھی دھلا کر استری شدہ الماری میں پہنچ جاتے۔ وہ صرف اوپر والے پورشن کا کرایہ اور بجلی کا بل ہی دیتا تھا، باقی سب خرچے تو نیچے سے پورے ہو رہے تھے۔ بجلی کا بل بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارے دن دفتر میں اور باقی کا وقت نیچے گزار کر رات کو صرف سونے کے لیے اوپر آتا تھا۔ بیٹا، بس میں فاقہ کی شادی کا فرض ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ خالہ، آپ لوگ کچھ مہینے کا انتظار کر لیں تو رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی اماں کو لے کر آؤں گا، معین نے شرمیلے سے انداز میں کہا تو فاقہ اور اس کی امی کا دل کی کلی کھل گئی۔ اب معین کی ان کی ہاں مزید آؤ بگل ہونے لگی۔ وہ آتے جاتے فاقہ کو نظروں کی زد میں رکھ کر دو معنی باتیں کرنے لگا۔ معین جیسا خوبصورت، سلجھا، پڑھا لکھا اور سرکاری نوکری کرنے والا شخص فاقہ کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ فاقہ اس کے ساتھ خواب دیکھتے اونچے اڑانے لڑنے لگی۔ ارے تم لوگ کس لالچ میں یہاں بار بار آ جاتے ہو ہیں؟ تمہاری نظریں بھی ہمارے اس مکان پر ہیں۔ اس بار زکریا کی ماں آئی تو فاقہ کی امی نے کوئی لحاظ نہ رکھا۔ ایسے مت کہو بہن، میرے بیٹے کے دل کو بھا گئی ہے تیری بیٹی، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے۔ زکریا کی ماں سادگی سے بولی۔ رہنے دے، جا کر اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اپنے جیسوں کا میں دل لگائے، شہر میں گھر تک تو یہ نہیں تمہارے پاس۔ زکریا اور اس کی ماں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ فاقہ کی امی نے یوں ہاتھ جھاڑے گویا خس کم کہا، جہاں پاک۔ خالہ جی، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں، یہ چابی آپ رکھ لیں۔ معین اپنا بیگ تھامے آیا۔ خیریت بیٹا؟ بس گاؤں میں زمینوں کا کچھ مسئلہ ہے، وہ حل کرنا ہے، دفتر سے 1 مہینے کی چھٹی لی ہے۔ اچھا بیٹا، خیریت سے جاؤ، اور آپ کے آؤ تو اپنی اماں کو ساتھ لانا۔ آج کل کرتے معین نے 1 سال گزار دیا تھا اور ابھی تک اپنی ماں کو لے کر نہیں آیا تھا۔ معین نے ہلکا سا سر ہلایا، خدا حافظ کہا اور بیگ اٹھا کر دہلیز پار کر گیا۔ معین کو گئے 2 مہینے ہو گئے تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فاقہ اور اس کی ماں پریشان تھی۔ معین کا نمبر بند تھا، 2 مہینوں سے اوپر والا پورشن بھی بند تھا۔ کرائے کی رقم نہ آنے کی وجہ سے ماں بیٹی کو مالی مشکلات ہو رہی تھی۔ آخر اوپر کا پورشن کھولا۔ معین کا کچھ خاص سامان تو نہیں تھا،
जो थोड़ा बहुत था वो स्टोर में रखा और घर नए सिरे से किराए पर चढ़ा दिया। मोइन से राब्ते की कोई सूरत ना थी। फाका की माँ शुक्र कर रही थी कि उन्होंने मोइन के साथ के बावजूद फाका के निकाह इससे नहीं किया था, वरना अब क्या करती। फाका अम्मी को लेकर अस्पताल आई थी। उनके चेकअप के बाद वो इन्हें एक तरफ बिठाकर दवाइयों वाली पर्ची हाथ में थामे फार्मेसी चली गई। मैं रास्ता भूल गई हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मुझे वहाँ तक छोड़ाओगी। वो बूढ़ी औरत इसके सामने खड़ी मिन्नत कर रही थी। बोली और लबो लहजे से देहाती मालूम हो रही थी। जी माँ जी, चले, गायनी वार्ड इधर साथ ही है। वो इन्हें साथ लेकर चल पड़ी। वो रहा मेरा बेटा, तुम्हारा शुक्रिया पुत्र। माँ जी ने देहाती अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। बूढ़ी औरत के इशारे करने पर इसके सामने देखा तो वो मोइन था। ये आपका बेटा है। उससे पहले कि फाका मोइन के मिलने पर खुश होती, माँ जी की अगली बात से इसे ज़मीन पर पटक दिया। हाँ, मैं अल्लाह ने इसे बेटा दिया है। पहले एक बेटी है, 3 साल की बेटी तो इधर गांव में ही पैदा हुई थी। इस वक्त कुछ मसला तो गांव की डॉक्टरनी ने कहा कि वक्त से पहले शहर ला जाना, वरना माँ और बच्चे की जान को खतरा है। ऑपरेशन हुआ है इसकी बीवी का, मगर मालिक का शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। फाका के ऊपर सातवें आसमान यकबार गिर गए। वो फौरन वहाँ से पलट आई। नजरों के सामने मोइन का खुशी से खुला चेहरा बार बार आता था। फाका की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बड़ा धोखा तो उन्होंने खुद खाया था। ज़करिया ने इसे हकीकत बताई थी। फाका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या है? फाका का अंदाज सकता। वो मोइन के दफ्तर में मेरा एक दोस्त भी काम करता है। वो बता रहा था कि मोइन शादीशुदा है और वो अपने मालिक के मकान और इनकी बेटी का बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम लोग इसे फंसा रही हो और वो तुम्हें बढ़ावे देकर अपने फ़ायदे हासिल कर रहा है। वो कहता है कि माँ को लाने की शर्त ना रखती तो वो बढ़िया अपनी बेटी का निकाह कर देती। मुझसे तो मैं मुफ्त में मकान कभी मिल जाता और दूसरी बीवी भी। अब उससे जान छुड़ाने के लिए जल्द ही वो यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा रहा है। बस करो ज़करिया, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि अम्मी ने तुम लोगों को इनकार कर दिया है। नहीं फाका, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हें मोइन की हकीकत बता रहा हूँ। तुम मत बताओ, हमें पता है सब हकीकत है। जिक्र की बातें अब इसका कानों में गूंज रही थी। फाका ने खुद को संभाला और अम्मी को लेकर घर आई। बेटी, 2 महीने हो गए, मोइन को फ़ोन करके पूछो वो कब अपने घर वालों को ले आएगा। अम्मी, वो नहीं आएगा अब। अम्मी हैरत से इसकी शक्ल तकने लगी। फाका ने नज़रें झुकाकर सारी बात बता दी। वो रात दोनों ने एक दूसरे से चुपकर रोते हुए गुजारी। फाका की माँ खुद से भी शर्मिंदा थी कि उन्होंने एक अच्छे काम के लिए गलत तरीका अपनाया तो हाथ से बेइज्जती आई। बहन, मैं एक दफ़ा फिर झोली फैलाती हूँ, फाका को मेरी झोली में डाल दो। ज़करिया की माँ अगले महीने फिर आ गई। इस दफ़ा माँ बेटी दोनों के दिलों में शर्मिंदगी आई। दोनों ने माँ बेटों को पिछली बार बहुत सख्त अंदाज में इनकार किया था। देखो, तुम्हें ये इतराज़ था ना कि हमारा घर अपना घर नहीं है, तो गांव वाली कुछ ज़मीन बेचकर हमने यहाँ दूसरी गली में ख़रीद लिया है। अब इनकार ना करना। फाका, मेरे ज़करिया के दिल की खुशी है। दोनों के पास इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। तुम ये मत समझना कि मैंने तुमसे इस घर के लालच में रिश्ता जोड़ा है। शादी के बाद मैं खाला को अपने घर ले जाऊंगा। ये घर तुम किराए पर दे देना और इससे हासिल होने वाली किराया सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम इसे अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहो खर्च करना। फाका ने नम आँखों से ज़करिया को देखा, जिसके अंदर वो खालिसपन रोशनी बनकर इसके चेहरे पर चमक रहा था। मुनाफ़िक़त के इस दौर में वो यकरंगा था। उसका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा है, बेगरज़ और बेलौज़ था। मोइन का ज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत था, मगर बातिन बहुत मकरूह और घटिया।
वो हीरा गंवाकर कोयले को सर का ताज बनाने चली थी, मगर मुकाबिल की मोहब्बत ज़्यादा ज़ोरआवर थी। या फाका की किस्मत के वो नुकसान से बच गई थी। वो मुस्कुराई। इसके दिल ने गवाही दी कि ज़करिया के साथ इसे हर फिक्र से आज़ाद कर देगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।